सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आज हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी है, पिछले 4 चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के बाद उन चैप्टर को जरूर देखें। ये जो सीरीज है खास है 3-4 कारणों के वजह से। पहला कारण ये है कि भाई ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ दीज आर हाईली प्रोबेबल, क्योंकि सारे क्वेश्चन सीबीएसई ने पिछले 10 से 15 सालों में फ्रीक्वेंटली पूछे हैं। तो ये सारे आपके पीवाईक्यूज भी हैं, ठीक है। कोई मैं अपने से क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ, ये सारे पीवाईक्यूज है। दूसरा कारण ये है कि इसमें मैं आपको साथ ही साथ आंसर्स भी बताता हूँ। और तीसरा कारण जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसमें मैं आंसर कैसे लिखा जाए वो भी बताता हूँ, कि आपको इंट्रो कैसे लिखना चाहिए, एक 3 मार्कर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसमें इंट्रो कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपके पॉइंटर्स को आप हेडिंग के अंदर, सब हेडिंग के अंदर कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हो, कहाँ बनाना है, कंक्लूजन कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको थ्रू आउट द वीडियो बताता चलता हूँ। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो सके। यू शुड ऑल्सो लर्न दिस आंसर राइटिंग स्किल्स विद द वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि सारे मैं आपको सब्जेक्टिव ही कराता हूँ, तो पहले 3 मार्कर्स देखेंगे। तो पहला जो हमारा 3 मार्कर है दैट इज अबाउट बर्नियर। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ बर्नियर अबाउट अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। 2010 में ये सवाल आया है। पूछा ये जा रहा है आपसे कि बर्नियर ने जो एक कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी प्रस्तुत की थी मुगल एम्पायर की दुनिया के सामने, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, बर्नियर है, एंड उसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं, मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी है वही आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो हमारा इंट्रो जो है हमेशा हमारे सब्जेक्ट के आसपास होता है, उसके बारे में होता है। तो आप यहाँ पे बर्नियर के बारे में कोई फैक्ट बता दें। यहाँ पे मैंने बताया कि वो एक फ्रेंच ट्रैवलर था जो 17वीं शताब्दी में आया था। वो आप ये भी बता सकते हैं कि वो कब से कब तक रहा था, आप ये भी बता सकते हैं कि वो किसका फिजिशियन था। इट कैन बी एनीथिंग। अगर ये किसी चीज़ के बारे में होता जिसके हम फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ये किताबुल हिंद के बारे में होता, रेहाला के बारे में होता, तो उसके किसी फीचर को एक्सप्लेन कर देते, थोड़ी सी तारीफ कर देते उसके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ गुड इंट्रो। इसके बाद हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से बर्नियर के डिस्क्रिप्शंस, बर्नियर के अकाउंट्स मतलब उसकी किताब है, बैक अकाउंट नहीं उसकी किताब है, उससे हमें मुगल एम्पायर के कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी के बारे में पता चलता है। पहला पॉइंट ये है कि बर्नियर ने कहा था कि इंडिया के जो आर्टिसंस हैं उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है, मेहनताना उतना अच्छा नहीं मिलता है। उन्होंने ये भी कहा था, और ये इसलिए नहीं मिलता इनको क्योंकि सारा प्रॉफिट जो है वो स्टेट ले लेती है, सरकार ले लेती है। तीसरा पॉइंट ये है, बर्नियर ने अपने अकाउंट में मेंशन किया है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग थी, कारखाना उद्योग जो था वो एकदम ढलान पे था, डिक्लाइन पे था। लेकिन इसी के साथ वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी प्रोड्यूस करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इंडिया में अलग अलग जगह से मेटल्स आके एक्यूमुलेट हो रहे थे, प्रीशियस मेटल्स, सोना और चांदी, और ये तभी होगा जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़िया होता है, और ये तभी होगा जब अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग आपकी बढ़िया है। उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पे अच्छी खासी तादाद है प्रॉस्पेरस मर्केंट्स कम्युनिटी की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरफ वो क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्टिसंस की कमाई नहीं हो रही है, सारा प्रॉफिट स्टेट ले जाती है। तो फिर ये बड़े जो आर्टिसंस हैं, रिच आर्टिसंस, जो मर्केंट कम्युनिटी है, वो कहाँ से इवॉल्व हो रही है। फिर ये बुलीज कहाँ से एकत्र हो रहे हैं, जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन पे है तो इतने प्रीशियस मेटल्स इंडिया में कहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से एक उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज प्रस्तुत की है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं बर्नियर के, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी ऑफ मुगल एम्पायर दुनिया के सामने प्रपोज किया। दिस वे यू कैन मेक द आंसर। इसमें जिन चीज़ों को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नो इंसेंटिव को अंडरलाइन किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि इनको इंसेंटिव नहीं मिलता था एज पर बर्नियर, अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपको एग्जामिनर को आपके लिए इसको एग्जामिनर की नज़र में डालना जरूरी है, आप चाहते हैं एग्जामिनर का इस पर तवज्जो पड़े, आप उसको अंडरलाइन जरूर करें। अंडरलाइन करने के लिए यूज़ पेंसिल्स नॉट द पेन, क्योंकि अगर आप पेन यूज़ करेंगे थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो वर्ड ही ओवरराइट हो जाएगा। सो यूज़ पेंसिल्स ओनली। अगला सवाल, बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपीरियल लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थियोरिस्ट लाइक फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू एंड जर्मन कार्ल मार्क्स। इसकी जो थ्योरी थी लैंड ओनरशिप की, इससे बहुत सारे आने वाले फिलोसफर्स इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। इसको आप सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स के जरिए जस्टिफाई करें। हमें इसके बारे में बताना है बेसिकली। अगेन फ्रांसिस बर्नियर हमारा सब्जेक्ट है, उसके बारे में बता सकते हैं। तो वही इंट्रो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया इंट्रो, लेकिन फ्रांसिस बर्नियर के ऊपर ही है। आप चाहे तो मोंटेस्क्यू और कार्ल मार्क्स के ऊपर भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्योंकि इंट्रो में क्या, अगर आप सब्जेक्ट के ऊपर नहीं लिख सकते हो तो उसके आसपास की पेरिफेरल चीज़ों के ऊपर कुछ भी एक या 2 लाइन का कुछ सेंटेंस लिख दो, ठीक है। क्योंकि इंट्रो लिखना इसलिए ज़रूरी है, ये आपको बाकी विद्यार्थियों से अलग खड़ा कर देगा, उससे डिफरेंशिएट कर देगा। नाउ 2 सेक्शन बनेंगे इसके पॉइंटर्स के। पहला कि मोंटेस्क्यू का क्या व्यू था इंडिया के ऊपर, और मार्क्स का क्या व्यू था। तो मोंटेस्क्यू साहब कहते हैं कि इंडिया में जो है वो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म फॉलो किया जाता था। डिस्पोटिज्म मतलब एक ऑटोक्रेसी थी, तानाशाही थी, क्योंकि सारा का सारा अथॉरिटी जो है वो एम्परर के हाथों में थी। क्योंकि वो इस तरीके से बताते हैं ना, वो इसलिए ऐसा उन्होंने कंक्लूड किया क्योंकि फ्रांसिस बर्नियर ने कहा था कि सारी की सारी ज़मीनें एम्परर की होती हैं। तो मोंटेस्क्यू ने कहा था कि सारे का सारा कंट्रोल भी उसका होता हुआ
और इसलिए जो पॉवर्टी है, जो सब्जेक्ट है, जो जनता है वो पॉवर्टी में जीती है। मार्क्स का ये भी था कि एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है वो स्टेट अप्रोप्रिएट करती है, तो शायद उन्होंने इसलिए अप्रोप्रिएट किया होगा ताकि गांव जो ऑटोनॉमी डिमांड करते होंगे और गांव शायद स्टैगनेंट भी होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने अपने अपने जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे। आप इसको पॉइंटर्स के जरिए लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट डाले हैं, 5 थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, आप 3 या 4 रखो, ठीक है। मिनिमम अगर आपके 4 ही पॉइंट बन रहा है, 3 ही पॉइंट बन रहा है, तो उसको कैसे भी करके 4 बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे तो ओवरऑल मैंने 5 + 3 8 पॉइंट डाले हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अ 3 मार्कर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द काउजेस दैट मेड अल-बरूनी विजिट इंडिया। अगेन अल-बरूनी के बारे में छोटा सा इंट्रो, एंड देन क्या काउजेस, क्या कारण है जिस वजह से वो इंडिया आते हैं। पहला, ये हमारे ख्वारिज़म से थे, उसको सुल्तान महमूद लाता है गजनवी, एंड वहाँ से फिर इसके पंजाब से इनके लोगों से इंटरेक्शन शुरू हुए, और इसने पहले भी इंडियन जो स्कॉलर्स उनकी किताबें पढ़ी थी, तो यहाँ से बहुत फैसिनेशन था। तो इन कारणों की वजह से वो इंडिया, यहाँ पे मैंने 4 या 5 कारण बताए हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर 3 मार्कर। मैं अगेन रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर 3 मार्कर है तो 4 पॉइंट्स कम से कम लिखें, ठीक है। टू बी ऑन द सेफ साइड 4 पॉइंट्स आपके बहुत ज़रूरी है। 5 लिख दिया तो कोई गलती नहीं है, 5 से ज़्यादा मत करना, 6 या 7 मत करना, ठीक है। सो इवेंचुअली दीज फैक्टर्स पुल्ड हिम टुवर्ड्स इंडिया। आपका मन है तो कंक्लूजन लिख दो, वरना 3 मार्कर में कंक्लूजन कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता फाउंड सिटीज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। ये स्टेटमेंट है, सपोर्ट करना है आपको। जिस तरीके से उसने दिल्ली शहर का रेफरेंस दिया था, मतलब इब्न बतूता ने दिल्ली शहर के बारे में क्या बताया है वही आपसे पूछ रहे हैं। ये स्टेटमेंट जस्ट फॉर द रेफरेंस है, जस्ट फॉर द सपोर्ट है, ठीक है। तो दिल्ली शहर का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना है, चूंकि इब्न बतूता इज द सब्जेक्ट। सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में भी आप लिख सकते हो, वो भी सब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पे मैंने इब्न बतूता के बारे में लिखा है छोटा सा इंट्रो, एंड देन उन्होंने दिल्ली के बारे में जो भी बताया था वो लिखा है कि इब्न बतूता के अकॉर्डिंग इंडियन सिटीज़ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा था। खासकर दिल्ली की बात करें तो बाज़ार भरे हुए होते थे, बाज़ारों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो होती ही थी, उसके अलावा सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती थी, बाज़ार मंदिर मस्जिद दोनों होते थे। दिल्ली में बात करें तो 45 था, 28 गेट थे, और भी आप बता सकते हो। क्योंकि यहाँ पे 5 पॉइंट हो चुके हैं तो मैंने एंड कर दिया है। अगर ज़्यादा 8 मार्कर होता तो मैं ये भी लिखता है कौन सा दरवाज़ा बहुत बड़ा था, ठीक है। और फिर थोड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम के बारे में बताता कि कैसे थर्सडे को जो है वो बाज़ार वगैरह लगता था और उसमें गाना बजाना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बैरियर्स फेस्ड बाय अल-बरूनी इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि अल-बरूनी से रिलेटेड ये सवाल बहुत बार आता है। एक तो कास्ट सिस्टम का क्या डिस्क्रिप्शन है वो, और दूसरा कि उनको क्या दिक्कतें आई इंडियन सबकॉन्टिनेंट को समझने में वो। अगेन अल-बरूनी के बारे में सवाल है, इंट्रो भी उनका ही होना चाहिए। और क्या दिक्कतें आई, तो 3 बैरियर है। पहला संस्कृत, जो उनको समझ नहीं आती थी। दूसरा डाइवर्सिटी, क्योंकि बहुत डिफरेंसेस थे रिलीजियस बिलीफ में अलग अलग जगहों के। और तीसरा सेल्फ एब्जॉर्प्शन, यहाँ के लोग थोड़े से अपने ट्रेडिशन को लेकर बहुत गुमान में थे, अभिमान में थे, तो इससे उनको क्लैरिटी मिलने में थोड़ी तकलीफ आई। उसके अलावा क्या सोर्सेज उन्होंने रेफर किया है, हालांकि इस सवाल में तो सोर्सेज आपसे नहीं पूछ रहे, इसमें पूछ रहे हैं, तो 2 सोर्सेज का नाम देना आप, मैंने यहाँ पे 3-4 डाल दिया, आप उसमें से कोई सा बिंदु यूज़ कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अल-बरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम। अगेन अल-बरूनी में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक तो तीनों ने कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहा है वो, और दूसरा इनको बैरियर्स कौन कौन से फेस करने पड़े। अगेन इंट्रो हमारा अल-बरूनी के ऊपर ही होगा। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है उनका कास्ट सिस्टम का, वो उन्होंने कहा कि भाई ये जो कास्ट सिस्टम है, सोशल डिवीज़न है, ये कोई इंडिया में ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पर्शियन सोसाइटी का भी रेफरेंस दिया है कि वहाँ भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी। फिर वो आइडिया पॉल्यूशन के अगेंस्ट थे, उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज़ पॉल्यूट हमेशा नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं कि चांडाल हमेशा ही पॉल्यूट रहेंगे तो वो अगेंस्ट है लॉ ऑफ नेचर के, क्योंकि जो भी इम्प्योर चीज़ है वो कोशिश करती है प्योर होने की, एंड इवेंचुअली बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर वो प्योर हो जाती है। तो इस तरीके से आप उनका एक 4-5 पॉइंट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अबाउट द कास्ट सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फ्रांसिस बर्नियर, मेंशन हिज व्यूज ऑन द सती सिस्टम। फ्रांसिस बर्नियर का एक छोटा सा इंट्रो, छोटा सा नहीं क्योंकि यहाँ पे इंट्रो ही आपका एक सवाल है, तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट बर्नियर साहब के बारे में बताएंगे। पहला कि भाई ये फ्रेंच ट्रैवलर था, ये इतने से इतने सालों के बीच इंडिया में रहा था, एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुगल एम्पायर के बारे में दिया है। और इस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया है कि किसने हमें एक कॉम्पेरेटिव स्टडी प्रोवाइड की है, क्योंकि ये लगातार अपने टेक्स्ट के जरिए मुगल एम्पायर को यूरोपियन जो रूल है, यूरोपियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उससे कंपेयर करता रहा। उसके बाद इसके सती सिस्टम पे क्या व्यूज़ थे वो यहाँ पे उसने अपने टेक्स्ट में लिखा है कि बहुत सारी जो महिलाएं वो तो खुशी से सती बनना एक्सेप्ट करती थी, बट बहुतों को फोर्सिबली भी डाल दिया जाता था। उसने एक जो बच्ची थी जिसको लाहौर में ज़बरदस्ती सती किया जाता है, उसका एग्जाम्पल भी दिया आपके सोर्स में, वो एग्जाम्पल है, तो उसका भी आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट दिस आंसर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, एंड प्रोबेबली शायद ये हमारा लास्ट सवाल है 3 मार्कर्स का, डिस्क्राइब इब्न बतूताज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इब्न बतूता में ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जो इसने एक तो सिटीज़ के ऊपर क्या लिखा है, शहरों के ऊपर 2 ही सवाल इब्न बतूता में। एक उसका डिस्क्रिप्शन अबाउट द सिटीज़ ऑफ इंडिया,
चाहे वो दौलताबाद हो चाहे वो दिल्ली हो, तुगलकाबाद जिसे कहा जाता था। और दूसरा सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन पे क्या इसने कहा है, इब्न बतूता जो कि हमारा सब्जेक्ट है तो उसके बारे में एक इंट्रो डाल देंगे। और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि अलग अलग जगहों पे ट्रेड रूट्स में कारवासराय टाइप के गेस्ट हाउसेस बनाए जाते थे, इन यानी कि छोटे छोटे होटल्स जहाँ पे व्यापारी आकर रुक सके। फिर दो प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम होता था, एक उलूक जिसमें कि घोड़े के जरिए सामानों को और पत्रों को पहुँचाया जाता था, और दूसरा दावा सिस्टम जिसमें पैदल फुट पोस्ट यानी कि हर एक माइल में 3 स्टेशन बने होते थे, और उसका एक बहुत अच्छा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था। इसके ज़रिए ये जो दावा सिस्टम है वो ज़्यादा क्विकर था एज़ कम्पेयर टू हॉर्स जो उलूक सिस्टम है वो, और इसीलिए इसे जो दूर दराज इलाकों से खुरासान वगैरह से फ्रूट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी दावा सिस्टम का ही हेल्प लिया जाता था। तो ये आपका इस सवाल का आंसर हो सकता है। इसमें अगेन मैंने 2 पॉइंट्स लिखे, और यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको फिर 2 पार्ट में बांट दिया, ए और ये बी हो जाएगा, और फिर उसको मैंने फिर फर्दर बुलेट पॉइंट से बांटा। आप ये गलती कभी ना करें कि यहाँ पे जो मैंने रोमन लेटर्स यूज़ किया, तो यहाँ पे भी मैं अगर रोमन लेटर्स यूज़ करता हूँ तो थोड़ा सा एग्जामिनर कन्फ्यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इंग्लिश यूज़ किया और फिर यहाँ पे मैं नंबरिंग करूँ, इससे अच्छा मैंने बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर लिया। आप इसके जगह एरो भी यूज़ कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। सो दैट्स ऑल इन द 3 मार्कर्स। अब आगे बढ़ते हैं 8 मार्कर्स देखते हैं। तो जो पहला 8 मार्कर है बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बर्नियर किंग लैंड ओनरशिप सिस्टम पे क्या व्यू रहे, उससे रिलेटेड सवाल है। एग्जामिन क्रिटिकली अगेन बर्नियर के जो लैंड ओनरशिप सिस्टम पे व्यू उसको आप एग्जामिन करें। तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड ओनरशिप इन इंडिया एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द वेस्टर्न थ्योरिस्ट फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। बात की जो वेस्टर्न थ्योरिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, उन पे इसके थ्योरी का क्या इम्पैक्ट पड़ा वो आप बताओ। अगर ये क्लियरली नहीं दिया होता ना तो भी हम ये बताते, क्योंकि 8 मार्कर है ना, तो हम केवल ऐसा नहीं बता सकते कि इसने क्या कहा है लैंड ओनरशिप सिस्टम पे। ठीक है, हमें पेरिफेरल चीज़ें भी बतानी होती है ताकि हमारे जो कंटेंट है उसमें वजन पड़े, थोड़ा सा ही बड़ा दिखे। तो पेरिफेरल चीज़ें हम टच करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले फ्रांसिस बर्नियर के बारे में पूछा गया तो उसका एक इंट्रो, एंड देन हमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हमने अलग अलग सब हेडिंग में कैटेगराइज किया, हेडिंग में कैटेगराइज किया, और बर्नियर ऑब्जर्वेशन उसका नाम लिया, और उसके अंदर फर्दर सब हेडिंग बनाया। सबसे पहले मैं बर्नियर साहब के अकाउंट का एक ओवरव्यू दूंगा, किस तरीके से वो लिखते थे। फिर उन्होंने इंडियन सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप के बारे में क्या कहा वो बताऊंगा। फिर क्रिटिसाइज कैसे किया है, और फिर मुगल डॉक्यूमेंट्स में क्या दिया गया है, जो भी चीज़ें उन्होंने कही है क्या वो सही है एज पर द मुगल डॉक्यूमेंट्स और नॉट, एंड देन उनके इम्पैक्ट के बारे में बात करूँगा। सो 8 मार्कर में आपको मेन कंटेंट प्लस पेरिफेरल चीज़ें भी लिखनी पड़ती हैं। नाउ शुरुआत करते हैं ओवरव्यू से। यहाँ पे हमारा जो पहला सब हेडिंग है दैट इज ओवरव्यू। अगेन ये एक हेडिंग हो गया, दैट इज अ हेडिंग बर्नियर्स ऑब्जर्वेशन। इसको सारे पॉइंट्स को मैंने एक कैटेगरी में बांट दिया, हेडिंग। अब सारी चीज जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो बर्नियर के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। उसके बाद फर्दर सब हेडिंग से पहला ओवरव्यू, थोड़ा देख लेते हैं बर्नियर साहब कैसे लिखते थे। तो वी यूज टू बर्नियर के जो राइटिंग्स हैं दैट आर मार्क्ड बाय डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, क्रिटिकल इनसाइट्स। वो यूरोप के और फ्रांस के पॉलिसी मेकर्स को इंप्रेस करना चाहते थे, इसलिए बार बार मुगल एम्पायर को क्रिटिसाइज करते थे। फिर उन्होंने इंडियन सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा है कि अम्पायर सारी लैंड जो है वो ओन करता था और वही जो है अपने नोबल्स को लैंड देता था। उन्होंने कहा कि क्राउन ओनरशिप जो है वो हार्मफुल है फॉर द स्टेट ऑल्सो, फॉर द पीपल ऑल्सो, एंड वो मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही जो है वो किसी देश के समृद्धि और ग्रोथ में सहायक हो सकता है। क्राउन ओनरशिप इज बेसिकली हार्मफुल। क्रिटिसाइज कैसे किया है बर्नियर के हिसाब से क्राउन ओनरशिप, इससे क्या होता है कि आप जो है अपने बच्चों को ज़मीनें पास ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली वो स्टेट को जानी है, अम्पायर को जानी है, और इसीलिए कोई बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और खेती की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, और इससे जो है अमूमन मामूली सा किसान वो पॉवर्टी में ही जिएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है तो कमाई कहाँ से बढ़ेगी। सो इस तरीके से इसने क्रिटिसाइज करा और कहा ये भी है कि यहाँ पे कोई मिडिल क्लास नहीं है, तो सारे के सारे अमीर है, जो स्टेट हो गए, जो नोबिलिटी हो गए, और फिर सारे के सारे आपके गरीब लोग हैं, ठीक है, जो मजदूरी वगैरह करते हैं। मुगल डॉक्यूमेंट्स में क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखिए। तो मुगल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ ये कभी नहीं कहा गया कि अम्पायर वॉज अ सोल ओनर, ठीक है। हाँ, अम्पायर लैंड रेवेन्यू ज़रूर लेता था और वो बहुत हाई थे, इसीलिए ये लगता था ये शायद रेंट ले रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ की क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है लोगों को खेती करने के लिए, बट ऐसा नहीं था। दैट वाज नॉट अ रेंट, इट वाज अ काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसको ये मिसजज करके शायद। नाउ द नेक्स्ट थिंग, बर्नियर की थ्योरी का क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगेन ये चीज़ हमने पहले 3 मार्कर में अटेम्प्ट की है, मार्क्स और मोंटेस्क्यू को लिंक, क्योंकि वही आपके पोस्ट 18th सेंचुरी स्कॉलर्स हैं। तो उन दोनों के व्यूज़ हमने पहले डिस्कस किया, उसी को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। एंड अल्टीमेटली हमने कंक्लूड कर दिया कि एज पर फ्रांसिस बर्नियर इंडिया जो है गरीब और भिखारियों का और बारबेरियंस का देश था, और इसका राजा गरीब और बारबेरियंस का राजा था, ठीक है। जहाँ पे ही जो इसके शहर है, टाउन्स है, वो दीवर कंटामिनेटेड बाई लेयर, ये बहुत गंदे हैं, यहाँ पे अच्छे लोग नहीं रहते एज पर बर्नियर। और फिर इसने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी दी है कि शहर बहुत अमीर है, यहाँ पे बुनियास का जमावड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे तो जो मर्केंट्स है वो बहुत अमीर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी बर्नियर के अकाउंट्स के जरिए देखने को मिलेगी।
Then examine how Ibn Battuta accounts enable historians to reconstruct the urban life of 14th century. Urban life यानी कि cities का description, यही चीज़ हमने 3 मार्कर में भी देखा था। अब इसे 8 मार्कर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रो आपको 1-1.5 लाइन बढ़ा देना। जब हमने 3 मार्कर में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो हमारा इंट्रो 1 या 1.5 लाइन का था, यहाँ पे हमने 1 और लाइन बढ़ा दिया। ठीक है, ये बताया कि बतूता जो है वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के लिए जाने जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया, जैसे पान के ऑब्जर्वेशन को, कोकोनट के ऑब्जर्वेशन को बहुत माइन्यूटली एक्सप्लेन किया अपनी किताबों में। नाउ शहरों को लेकर इनके क्या डिस्क्रिप्शन ना, एक हेडिंग डालेंगे बतूताज ऑब्जर्वेशन एंड देन उसके अंदर बहुत सारे सब हेडिंग हो गए। पहले उन्होंने शहरों के बारे में जो बताया उसके जो जनरल फीचर्स उसको देखेंगे, फिर स्पेसिफिकली दिल्ली के बारे में क्या बताया उसको देखेंगे, सोशल लाइफ कैसे थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसे थी, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जनरल फीचर्स, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, दौलताबाद उसके टक्कर का शहर है। उसके बाद अगर दिल्ली के डिपिक्शन की बात करें, अगेन वही चीज़, बहुत बड़ा शहर है और किलेबंदी हुई है, 28 गेट्स हैं, बदायूं दरवाज़ा बहुत बड़ा है, ग्रेव्स में डोम्स होते हैं, नहीं तो आर्क तो होते ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बात की है सोशल लाइफ की, तो यहाँ पे बड़े बड़े बाज़ार थे, उसमें बाज़ार में मॉस्क, बस मंदिर और मस्जिद होते ही थे और पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए एक स्पेशल स्पेस बनाया जाता था जहाँ पे हर एक थर्सडे को एक पब्लिक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया जाता था। इसका एक डिस्क्रिप्शन उन्होंने दौलताबाद के मार्केट का बताया है जो आपके सोर्स में मौजूद है। इकोनॉमिक लाइफ, जो टाउन्स थे वो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स होते थे और चूँकि टाउन्स में हमेशा जो है गांव से एग्रीकल्चरल सरप्लस आगे जमा होता था, तो टाउन्स में भूखमरी की समस्या कभी नहीं हो सकती थी। देयर वाज नो फूड शॉर्टेज एज सच। और यहाँ के रिटेलर्स थे, आर्टिसंस थे, दे यूज्ड टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स क्योंकि डिमांड ही इंडियन प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा थी यूरोपियन मार्केट में। So these are basically the descriptions of Ibn Battuta regarding the urban life, regarding the cities of India। और इससे आपको पता चलता है कि इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शन में चूँकि वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करता था, कंपैरेटिव लेंसेज से नहीं, उसको बस ऑब्जर्वेशन करनी थी। और फ्रांसिस बर्नी जो कि बायस्ड था, उसको वहाँ के लोगों को इम्प्रेस करना था, इसीलिए इन्हीं बाज़ारों का उसने क्या डिपिक्शन दिया है। 2-3 सालों में चीज़ें बहुत ज़्यादा तो बदलेंगी नहीं, इसने क्रिटिसाइज़ किया बेसिकली डेलिबरेटली ताकि वो वहाँ के लोगों को इम्प्रेस कर सके। So that you can see that is highlighted in his text। Now the next question, describe the experiences of Al-Biruni in the Indian subcontinent। सबकॉन्टिनेंट में इनका जो भी एक्सपीरियंस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगेन अल-बिरूनी हमारे सब्जेक्ट है तो इंट्रो भी उनका ही होना चाहिए। और इसमें फिर जो 3 मार्कर में हमारा इंट्रो था उसे 1 लाइन बढ़ा देंगे। अल-बिरूनी एक सेंट्रल एशियन ट्रैवलर थे जो 11वीं सेंचुरी में आए हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ख्वारिज़म ये जन्मे हैं। एंड उनकी जो किताब है किताबुल हिंद, ये बहुत एक रिनोड सोर्स है एंड इनको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की जानकारी थी, नॉलेज थी। अब इंडिया सब कॉन्टिनेंट का एक हेडिंग बनाएंगे, उसके अंदर सब हेडिंग। सबसे पहला ये सब कॉन्टिनेंट में क्यों आते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। फिर इनको इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लेन करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो बताएंगे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मेनली जो एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहा है वो इंडिया का ही पूछ रहा है। फिर यहाँ के बारे में जानने के लिए किन किन सोर्सेज को रेफर किया, उन्होंने यहाँ आके क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया, मतलब किन किन टेक्स्ट के ऊपर काम किया, एंड देन कास्ट सिस्टम के ऊपर जो उनका डिपिक्शन है वो क्या है। तो इन 5 सब हेडिंग्स के अंदर हम लोग के पॉइंट्स को लिखने वाले हैं। पहला रीजंस, तो वही रीज़न वही है कि महमूद गजनवी इसको ख्वारिज़म से यहाँ लाता है एंड देन यहाँ के लोगों से इनका इंटरेक्शन हुआ, यहाँ के लोगों की किताबें उन्होंने पढ़ी थी जो अरबिक में ट्रांसलेटेड थी, तो ही ऑलवेज वांटेड टू कम टू इंडिया एंड फिर उन्हें मौका मिलता है वो इंडिया आते हैं। 3 बैरियर्स उन्हें झेलने पड़े एंड इन 4-5 किताबों की मदद से इन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझाया, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, भगवद गीता हो, पतंजलि की किताबें हो। बाद में तो पतंजलि के वर्क्स को उन्होंने अरबिक में ट्रांसलेट नहीं करा, दे वर द फिनोमिनल वर्क्स ऑफ मेडिसिन। मनुस्मृति भी पढ़ा है क्योंकि वो भी उस टाइम में बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, कास्ट सिस्टम के ऊपर उनका क्या डिस्क्रिप्शन है, तो ये वही चीज़ कि उनको लगता था कि जो सोशल डिवीज़न है वो कोई यूनिक नहीं है। उन्होंने पर्शियन सोसाइटी में, एशियन पर्शियन सोसाइटी में ये चीज़ देखी थी। हालांकि वो इंडिया के जो इंडियन सोसाइटी जो उसके आइडिया ऑफ पोल्यूशन से इत्तेफाक नहीं रखते थे, ही यूज्ड टू डिसअप्रूव इट। उनका बेसिकली कहना ये था कि जो आइडिया ऑफ पोल्यूशन है वो अगेंस्ट है द लॉ ऑफ नेचर के, क्योंकि जो भी चीज़ इम्प्योर है वो अल्टीमेटली कोशिश करती है प्योर हो सके। कुछ उनके जो फेमस वर्क्स हैं, ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया उन्होंने पतंजलि की किताब को, जो ग्रामर की किताब है, उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया। देन फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ यूक्लिड जो कि ज्योमेट्री के ऊपर है। एंड उन्होंने किताब लिखा जो कि आने वाले समय में बहुत सारे ट्रैवलर्स और मिडामल स्टूडियंस के लिए एक लाइट का सोर्स बना रहा है, एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बना रहा। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट दिस आंसर। अगेन इस पर आपने देखा फॉर्मेट मैंने प्रॉपर किया है, इंट्रो डाला, फ्लो चार्ट डाला, हेडिंग, सब हेडिंग्स के अंदर सारे पॉइंटर्स डाले। मैं चाहता तो सारे पॉइंटर्स इकट्ठे लिख सकता था, बट मैंने सब हेडिंग्स डाले ताकि जो मेरा एग्जामिनर है वो खुश हो सके, उसको पता चल सके कि भाई इसने जो है प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया और मेरा काम आसान किया। आपके एग्जामिनर को कम समय में ज़्यादा कॉपीज चेक करनी है क्योंकि उसे पैसे से मतलब है, तो आप जितना ज़्यादा उसका काम आसान करके दोगे उतना ही वो आपके नंबर बढ़ाएगा, उतना ही वो आपसे खुश रहेगा। कहीं अगर आपके 3.5 बन रहे हैं तो वो आपको 4 नंबर भी देगा इस खुशी के कारण, क्योंकि आपने उसके काम को ईज़ किया है।
सो आपको हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इसके अलावा इस वीडियो के बाद से इस चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं आने वाला है। बी श्योर एंड जितने भी क्वेश्चन आपका काम है कि आप खुद से इसके आंसर्स को लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए और उन सारे आंसर राइटिंग टिप्स को इनकलकेट करने की कोशिश करें जो मैं आपको वीडियो के दौरान बताता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है धीरे धीरे, तो वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक शेयर किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के वन शॉट को भी आप देख सकते हैं। जो भी रिलेवेंट प्लेलिस्ट है उसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन watch whatever video you find it suitable. Thank you for watching. Have a great day.